हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है हर बार की तरह आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार द्वैतवाद सिद्धांत के ऊपर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखा है, हमने दर्शन के ऊपर 2-3 लेक्चर आप सभी को चैनल पर दिए हैं, जहाँ पर कि हमने जाना है कि दर्शन क्या है, दर्शन की परिभाषा क्या है, दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं इत्यादि के बारे में वहाँ पर जाना था। और इतना ही नहीं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है, कौन कौन से हैं, इन सभी के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ योग दर्शन है या फिर योग के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो घैरण संहिता हो, हठप्रदीपिका हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, योग वासिष्ठ हो या फिर उपनिषद हो इत्यादि से संबंधित चैनल पर आप सभी को लगभग 350 से 400 वीडियोस मिल जाती हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर सांख्य दर्शन के बारे में फिर से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने जाना है कि मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन का अर्थ या फिर सांख्य का अर्थ क्या होता है। आज हम यहाँ पर सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष की व्याख्या यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर द्वैतवाद को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सांख्य का अर्थ हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ पर एक अर्थ में यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वह कहा जाता है कि जो सांख्य जो शब्द है यह संख्या संबंधी है। जो सांख्य शब्द है यह संख्या संबंधी होने के कारण इसको हम सांख्य कहते हैं। दूसरा यहाँ पर कहा जाता है कि इसका तात्पर्य होता है आंकलन, अर्थात आंकलन करने वाला। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि ऐसा शास्त्र जहाँ पर संख्या के बारे में पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर आंकलन के बारे में चर्चा की गई है, तो वह हमारा सांख्य दर्शन कहलाया या फिर सांख्य कहलाया। दूसरे अर्थ में सांख्य का तात्पर्य है, अगर जो हम भागवत के अनुसार देखते हैं तो भागवत में सांख्य के बारे में चर्चा की है। सांख्य के बारे में कहा है तत्वगणकम, अर्थात तत्वों की गणना करने वाला। दूसरे यहाँ पर है तत्व संख्यानम, अर्थात तत्वों की संख्या करने वाला। तो ये आपको भागवत के अनुसार भी यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार से एक अर्थ में सांख्य का तात्पर्य होता है सम्यक्ख्यानम, अर्थात सम्यक ज्ञान, जिसको कि हम सच्चा ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये सब आपको सांख्य का अर्थ यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। सांख्य क्या है, सांख्य का अर्थ क्या है। आपने अगर जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अगर जो आप उसको देख लेते हैं तो आज का लेक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो सांख्य आप यहाँ पर जान चुके हैं, और सांख्य का इतिहास, महर्षि कपिल का इतिहास, वो सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हम द्वैतवाद के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात द्वैतवाद जो सिद्धांत है इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर पहले जो द्वैत का तात्पर्य है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि आपने वेदांत दर्शन पढ़ा है या फिर आपने योग वासिष्ठ ग्रंथ पढ़ा है, इसके ऊपर हमने लेक्चर चैनल पर दिए हैं। तो वहाँ पर हमने अद्वैत सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पर अद्वैत का तात्पर्य क्या था कि दो नहीं बल्कि एक। लेकिन जो सांख्य जो दर्शन है, सांख्य जो ग्रंथ है, यहाँ पर द्वैत के बारे में चर्चा है, अर्थात दो। द्वैत का तात्पर्य यहाँ पर दो से है। अब दो कौन कौन से है उसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है, उसी के बारे में यहाँ पर जानना है। तो वो जो दो है वह है प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति क्या है इसको हमें यहाँ पर जानना है, प्रकृति के गुण क्या है इसको हमें यहाँ पर जानना है, पुरुष क्या है, पुरुष के गुण हमें यहाँ पर जानने हैं। तो ये सभी अगर जो हम पढ़ लेते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है द्वैतवाद, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर जो किसी भी एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है, अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर आप दर्शन के स्टूडेंट हैं या फिर संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो ये सभी आपके लिए यूजफुल है। आपको आपके किसी भी एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। तो सर्वप्रथम हम प्रकृति क्या है इसको यहाँ पर जान लेते हैं। वैसे तो अगर जो हम प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे चारों ओर जो नैसर्गिक पदार्थ हैं वह प्रकृति है, या फिर कभी कभी हम प्रकृति का तात्पर्य नेचर से करते हैं कि उस मनुष्य का नेचर ऐसा है या फिर उस मनुष्य की प्रकृति ऐसी है। तो वहां पर हम प्रकृति का तात्पर्य वहां पर नेचर से भी लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब हम सांख्य दर्शन पढ़ें, सांख्य शास्त्र पढ़ें, तो वहां पर प्रकृति का तात्पर्य यहाँ पर ये सब नहीं होगा।
क्या होगा वो उसको हम यहाँ पर जानेंगे। दूसरा है पुरुष। तो पुरुष का तात्पर्य आपको यहाँ पर स्त्री और पुरुष से संबंध नहीं रखना है। पुरुष का तात्पर्य होता है शायद आप न भी समझ पाओ, अगर जो आप चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो शायद आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं इस प्रकार के शब्द प्रयोग करता हूं। तो पुरुष का तात्पर्य होता है पुर में रहने वाला। पुर अर्थात शरीर, शरीर में रहने वाला अर्थात क्या, चेतन तत्व, चेतना, उसको यहाँ पर पुरुष कहा है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। अब इन्हीं के क्या क्या गुण हैं, इन्हीं के गुणों को हमें यहाँ पर जानना है। जब हम इनके गुणों को यहाँ पर जान लेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा, द्वैतवाद अर्थात प्रकृति और पुरुष, हमारा यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो जाएगा। हमारा जो ये टॉपिक है ये पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अगर जो हम प्रकृति के बारे में चर्चा करें तो प्रकृति को सांख्य के अनुसार यहाँ पर माना है, प्रकृति को जड़ स्वीकार किया है। अगर जो आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर प्रकृति को जड़ माना है, और जो पुरुष है इसी के विपरीत जो दूसरा जो तत्व है उसको यहाँ पर चेतन माना है। ध्यान रखना है जो प्रकृति है वह क्या है, जड़ है, और जो पुरुष है वह क्या है, चेतन है। जड़ और चेतन आप जानते हैं, जड़ और चेतन क्या होता है, इसके ऊपर हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आप जानते हैं, इसके लिए हम इसको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले। तो यहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति को जड़ स्वीकार किया है, किसमें, सांख्य के अनुसार। और जो पुरुष है, पुरुष को यहाँ पर क्या स्वीकार किया है, पुरुष अर्थात चेतन। मैंने ऊपर भी कहा था कि जो शरीर में स्थित जो चेतना है उसको यहाँ पर इन्होंने चेतन कहा है, अर्थात उसी को यहाँ पर इन्होंने पुरुष कहा है। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है जो प्रकृति है यह कैसी है, अविद्यात्मक है। अविद्यात्मक अर्थात अज्ञान जनित है, और जो पुरुष है वह क्या है, ज्ञान स्वरूप है। देखो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो प्रकृति होगा उसका विपरीत जो गुण धर्म वाला होगा वह पुरुष होता है। प्रकृति कैसी है, अविद्यात्मक है, प्रकृति में कोई भी ज्ञान नहीं होता। प्रकृति कैसी है, जड़ है, अविद्यात्मक है, और उसी के विपरीत जो पुरुष है वह कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। ये आपको यहाँ पर समझना है। इसी प्रकार से जो प्रकृति है वह कैसी है, त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका का तात्पर्य है तीन गुणों वाली। त्रिगुण अर्थात सत्य, रज और तम, जैसे कि मैं बार बार चर्चा भी करता हूँ, पिछली वीडियो में चर्चा भी की है कि जो प्रकृति है वह कैसी है, त्रिगुणात्मिका। सत्य, रज और तम से प्रकृति का निर्माण हुआ है या फिर प्रकृति में विद्यमान है। लेकिन जो चैतन्य है या फिर जो पुरुष है वह कैसा है, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे है। इसका तीनों गुणों से कोई भी संबंध नहीं होता। और जो प्रकृति है, प्रकृति में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, सत्य भी होता है, रज भी होता है और तम भी होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रकृति क्या है और पुरुष दोनों में भिन्नता यहाँ पर आपको जाननी है। दूसरे यहाँ पर आपको जानना है कि जो प्रकृति है वह क्या है, बंधन का कारण है। जो प्रकृति हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसको यहाँ पर कहा है कि ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाली। तो ये प्रकृति कैसी है, बंधन का कारण है और स्वयं बंधन भी है। उसी प्रकार से जो पुरुष है वह कैसा है, मुक्त है। जो पुरुष है सांख्य के अनुसार कैसा है, मुक्त है, और उसी के विपरीत जो प्रकृति है वह क्या है, बंधन का कारण है या फिर बंधन जनित है। दूसरे यहां पर आप देखेंगे जो प्रकृति है वह क्या है, देश और काल में है। देश का तात्पर्य होता है स्थान, काल का तात्पर्य होता है समय। तो जो प्रकृति है वह देश और काल के अंतर्गत ही होगी, उसके भिन्न कुछ भी नहीं। लेकिन जो पुरुष है वह कैसा, देश और काल से परे है। उसमें देश और काल का कोई भी तात्पर्य नहीं होता, कोई भी वहां पर उसका संबंध देश और काल से नहीं होता। किसका, पुरुष का। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे जो प्रकृति है वह क्या है, एक है। ध्यान देना है इस टॉपिक को, ये जो शब्द में जो प्रयोग कर रहा हूं इनको आपको ध्यान देना है। जो प्रकृति है वह क्या है, एक है, और जो पुरुष है वह क्या है, अनेक हैं। उसी प्रकार से प्रकृति क्या है, भोग्या है, और पुरुष क्या है, भोक्ता है। तो यहां पर प्रकृति को यहां पर एक माना है। जो कुछ भी है वह एक ही है, साथ ही साथ भोग्या है। भोग्य का तात्पर्य होता है उपभोग कराने वाला। उसी प्रकार से जो पुरुष है, पुरुष क्या है, अनेक हैं। अब यहां पर एक सिद्धांत भी यहां पर आता है, पुरुष बहुत्व करके। सांख्य में पुरुष बहुत्व करके यहां पर एक सिद्धांत आता है, उसको
हम यहाँ पर अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे कि पुरुष यहाँ पर अनेक क्यों कहा है। यहाँ पर प्रकृति को तो एक कहा है, लेकिन पुरुष को यहाँ पर अनेक है क्यों? आखिर स्वीकार सांख्य ने पुरुष को यहाँ पर अनेक क्यों स्वीकार किए हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन इसके ऊपर हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, अलग से लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी हार्ड हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि अगर जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार अगर जो आप दर्शन से संबंधित वीडियोस देख रहे हैं, तो आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें। पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी। उसके पश्चात आप यहाँ पर ये देखेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं रहेगा। तो जो पुरुष हैं वह सांख्य में कैसे हैं? अनेक स्वीकार किए हैं, और साथ ही साथ जो पुरुष है उसको यहाँ पर क्या स्वीकार किया है? उसको यहाँ पर भोक्ता स्वीकार किया है। अर्थात जो पुरुष है वह कैसा है? उपभोग करने वाला है। यहाँ पर आपको समझना है, उपभोग करने वाला है किसका? अब यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि जो भोक्ता तो है, लेकिन भोक्ता किसका? जो उपभोग करेगा वो किसका उपभोग करेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर भी यही है कि जो पुरुष है वह भोग करता है किसका? प्रकृति का। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो प्रकृति क्या है? अगर जो आप प्रकृति के गुण यहाँ पर समझ लेंगे, जो भी हमने यहाँ पर जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है, तो आप यहाँ पर प्रकृति को समझ पाएंगे कि सांख्य के अनुसार प्रकृति आखिर क्या है। प्रकृति के सांख्य में बहुत सारे नाम हैं, अनादि है, अनामा इत्यादि है, अविद्यात्मक है, बहुत सारे नाम प्रकृति के यहाँ पर हैं। प्रकृति को आप यहाँ पर जान चुके हैं, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। अगर जो आप इन गुणों को याद कर लेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, अगर जो आप इन गुणों को याद कर लेते हैं, तो आपका जो द्वैतवाद जो सिद्धांत है वो अच्छे ढंग से आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको द्वैतवाद सिद्धांत के अंतर्गत सिर्फ दो ही चीज़ों को यहाँ पर स्वीकार करना है, दो ही चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है, एक प्रकृति और एक पुरुष। अब प्रकृति और पुरुष क्या है? अगर जो आप इनके गुणों को याद कर लेते हैं तो आप इनकी व्याख्या आसानी से कर पाएंगे, आसानी से आप इनकी व्याख्या कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। इसको हम और अच्छे ढंग से समझेंगे। इतना ही नहीं, इसके और भी जो सिद्धांत हैं, सांख्य के और भी जो सिद्धांत हैं, उनको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब हम सांख्य के अनुसार 25 तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो प्रकृति है और जो पुरुष है उसको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि जो प्रकृति है, प्रकृति का उपभोग पुरुष किस प्रकार से करता है और क्यों। यहाँ पर आपने पूर्व में देखा होगा कि हमने प्रकृति को जड़ माना था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 23 विकार उत्पन्न होते हैं वो भी तो प्रकृति से ही होते हैं। तो जड़ से आखिर विकार कैसे उत्पन्न हो जाएंगे? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर रखा है। जो दर्शन के स्टूडेंट होंगे या फिर जिन्होंने दर्शन पढ़ा है, उनको तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये प्रश्न बना रह सकता है। फिर भी अगर जो आपको लगता है कि आपका यहाँ पर डाउट क्लियर नहीं हुआ है, अगर जो आपको लगता है जो प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर खड़ा किया है, अगर जो आपको इसका आंसर नहीं लगता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न यहाँ पर यह था कि पूर्व में हमने कहा था कि जो प्रकृति है वह कैसी है? जड़ है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब 25 तत्व उत्पन्न होते हैं, जो 25 तत्व हम जब गिनते हैं, तो वहां पर जो 23 विकार उत्पन्न होते हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। तो जड़ से विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर आप प्रकृति और पुरुष को यहाँ पर जान चुके हैं। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इसका जो द्वैतवाद जो सिद्धांत है वो आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके हैं। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज भी आपको यहाँ पर चैनल पर मिलती है। जो लेक्चर जिस प्रकार का लेक्चर होता है उसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर देते हैं कि जिससे भी समझ में आए कि आप यहाँ पर कितना समझ पाए हैं। तो कुछ प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, प्रणेता कौन है, यहाँ पर आपको देना है। आप जानते भी हैं, हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी की है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, गुणों से रहित, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया है
कि त्रिगुणात्मिका कौन है और त्रिगुणात्मिका का तात्पर्य क्या है, गुणों से रहित कौन है और गुणों से रहित का तात्पर्य क्या है। आशा है आप इसका भी सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष है जड़ या फिर चेतन या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांख्य दर्शन में जो पुरुष है, पुरुष को जड़ या फिर चेतन या फिर दोनों माना है या फिर इनमें से कोई नहीं माना है। क्या माना है ये भी आपको यहाँ पर देना है। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ, आप आसानी से इसका भी आंसर दे पाएंगे। साथ ही साथ जो छात्र पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं। योग के ग्रंथ लगभग 10 से 15 ग्रंथों को हमने यहाँ पर लिया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी इन बुक से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन किस दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो दर्शन है, दर्शनों की बारे में हमने चर्चा की है कि आस्तिक कितने हैं और नास्तिक कितने हैं और आस्तिक और नास्तिक कौन कौन से हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर था, सांख्य दर्शन किस दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है, आस्तिक या फिर नास्तिक, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका भी सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। सांख्य से संबंधित और भी कई सारे टॉपिक यहाँ पर बच रहे हैं और भी कई सारे सिद्धांत यहाँ पर बचे हुए हैं, जिनके ऊपर हम जल्दी ही यहाँ पर चैनल पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर आपको इनसे संबंधित भी काफ़ी सारी वीडियोज मिलने वाली हैं। साथ ही साथ उन छात्रों को यहाँ पर बता दें जो चैनल पर अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आया भी होगा। समझ में आया है, पसंद अगर जो आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन या फिर अन्य दर्शन या फिर अन्य योग ग्रंथ के ऊपर फिर से आप सभी से यहाँ पर मुलाकात होगी। लेक्चर आप सभी को यहाँ पर चैनल पर मिलने वाला है, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।